गुड मॉर्निंग एवरीवन। 18th और 19th जून के करंट अफेयर्स हम एमसीक्यू के थ्रू कवर करेंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। आई होप जो भी टेस्ट सीरीज में फ्री मॉक टेस्ट है उसको आप कंडक्ट कर रहे होंगे और अपनी ऑल इंडिया रैंकिंग जो है उसको देख पा रहे होंगे। इसके अलावा जो भी आपके एमसीक्यूज होते हैं उसको आप नेटमॉक की एप्लीकेशन के ऊपर मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे क्या होगा, बेसिकली आपकी जो रिवीजन होती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट है पूरी प्रिपरेशन प्रोसेस का, वो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जो मार्किंग स्कीम है इसके बारे में अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जो मार्किंग स्कीम है वो कुछ इस तरीके से कि अपर टू ब्रैकेट्स जो यहाँ पे होते हैं उसे सेफ जोन माना जाता है और नीचे के जो दो ब्रैकेट्स होते हैं इसे डेंजर जोन माना जाता है। और आपको करना क्या है, आपको बेसिकली डेंजर जोन से सेफ जोन के अंदर आना है। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट इंडियन ओशन कमीशन। मतलब इंडियन ओशन कमीशन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। तीन स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, वन बाय वन रीड करते हैं। पहली कहती है इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी क्रिएटेड इन 1984। जो आईओसी जो है एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसे 1984 में बनाया गया था। इट कंसिस्ट ऑफ मेडागास्कर। मेडागास्कर जो है वो भी इसमें कंसिस्ट है, इसमें इंक्लूडेड है, हो सकता है। चाइना इज एन ऑब्जर्वर ऑफ इंडियन ओशन कमीशन। चाइना जो है उसको ऑब्जर्वर का स्टेटस दिया हुआ है, ये भी हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो अगर हम इंडियन ओशन कमीशन की बात करते हैं तो इसके अंदर मेडागास्कर आता है, बिल्कुल सही है। मेडागास्कर इसका पार्ट है। देन कोमोरोस भी इसमें आता है। रीयूनियन आइलैंड जो कि किसका पार्ट है, रीयूनियन आइलैंड है फ्रेंच का पार्ट, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। साथ में मॉरिशस और सेशल्स जो हैं वो भी इसके अंदर आते हैं। एक बार मैप पे इसको देख लेते हैं कि किस किस तरीके से वेरियस कंट्रीज जो हैं वो लाई करती हैं। मॉरिशस है, रीयूनियन है, कोमोरोस है, सेशल्स है, मेडागास्कर है, तो ये इंडियन ओशन कमीशन में आते हैं। इसके अलावा अगर हम ऑब्जर्वर स्टेटस की बात करें तो चाइना जो है वो उसको ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है, साथ में यूरोपियन यूनियन को, और इसके अलावा इंडिया जो है उसको भी ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है, जापान को भी ये स्टेटस मिला है और यूनाइटेड नेशन को भी जो ऑब्जर्वर का स्टेटस है वो दिया हुआ है। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि कौन कौन सी कंट्रीज जो है उनको ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है, कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो इसमें कंसिस्ट करती है। तो दोनों में आपको डिफ्रेंसिएशन पता होना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट, इज इट एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी। ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, बिल्कुल सही, जो कि 1984 में बनाई गई थी। तीनों स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर हो जाएगा सी। ये मैप भी एक बार देख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि इंडियन ओशन रीजन के बारे में बात कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। IFC दैट इज इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशन रीजन। IOR के ऊपर जो IFC बना है उसके बारे में तीन स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, वन बाय वन रीड करेंगे। पहली कहती है IFC इज द सिंगल पॉइंट सेंटर लिंकिंग ऑल द कोस्टल रेडार चेन्स। तो IFC जो है एक सिंगल पॉइंट है जहाँ पे जितनी भी रेडार है उसको क्या किया हुआ है, इंटरलिंक किया हुआ है, हो सकता है। इट विल जनरेट अ सीमलेस रियल टाइम पिक्चर ऑफ द नियरली 9500 किलोमीटर कोस्ट लाइन। तो 9500 किलोमीटर की जो कोस्ट लाइन है वहाँ पर रियल टाइम पिक्चर्स जो है वो ये पर्टिकुलर सेंटर जो है वो जनरेट करेगा, ये भी हो सकता है। इंडिया बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू डिप्लॉय अ एलो। तो एलो को डिप्लॉय करने वाली इंडिया जो है वो पहली कंट्री बन गई। एलो क्या है यहाँ पे, नेवल लाइजन ऑफिसर। तो लाइजन ऑफिसर जो है वो पर्टिकुलर पोस्ट पे इंडिया जो है पहली कंट्री बनी है जिसने डिप्लॉय किया। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो इंडियन नेवी ने क्या सेटअप किया, इंडियन नेवी सेटअप IFC IOR ये 2018 में ही बना लिया गया था विद इन द प्रेमाइसिस ऑफ IMAC। IMAC जो है उसका मतलब है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर, जो कि गुरुग्राम में लोकेट करता है। यहीं पर इन्हीं की प्रेमिसेस के अंदर IFC IOR जो था 2018 में बना लिया गया था। ये जो है वेरियस जो कोस्टल रेडार चेन्स होती हैं उसको इंटीग्रेट करता है, तो पहली स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। इसका बेसिक पर्पस ये है कि जो हमारी मैरीटाइम बाउंड्रीज है वहाँ पर अच्छे से नज़र रखी जा सके। यहाँ पे जो हमारी बेसिकली जो लिमिट है दैट इज 7500 किलोमीटर की जो हमारी कोस्टल बाउंड्री है उस पर रियल टाइम पिक्चर्स जो है वो जनरेट करी जाएंगी। इट इज़ नॉट 9500 किलोमीटर, इट इज़ 7500 किलोमीटर की जो कोस्ट लाइन है उसको पूरा कवर किया जाएगा। अभी क्या है, इंडिया बेसिकली प्लान कर रही है कि कुछ जो लाइजनिंग ऑफिसर है, नेवल लाइजनिंग ऑफिसर, उनको रखा जाए। कहाँ पर ये रखा जाने की बात करी जा रही है, एक तो मेडागास्कर के अंदर जो हमने पीछे देखा था, एक तो मेडागास्कर के अंदर, दूसरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के पास। वहां पर रखने से क्या होगा, बेसिकली अगर लाइजनिंग ऑफिसर रहेंगे तो हमारा जो पकड़ है, पूरी जो मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस है उसके ऊपर हमारी जो पकड़ है वो पूरे अच्छे तरीके से इंक्रीज हो सकती है। बट इंडिया जो है वो अभी ऐसा प्लान कर रहा है, उसने अभी ऐसा रखा नहीं। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में ऐसी कुछ न्यूज़ आए जिसमें हमें पता हो कि एलो जो है वो रखे गए हैं। बट फ्रांस इज़ द फर्स्ट कंट्री टू डू सो। फ्रांस जो है वो पहली कंट्री बनी है जिसने लाइजनिंग ऑफिसर जो है, नेवल लाइजनिंग ऑफिसर, उसको डेप्यूट किया है। तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, इसी वजह से आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि सिर्फ पहली स्टेटमेंट जो है वो हमारी करेक्ट है। पर्पस क्या है, वेरियस कोस्टल रेडार चेन्स जो है उसको इंटीग्रेट करेगा और जो हमारी कोस्ट लाइन है वहाँ पर रियल टाइम पिक्चर्स जो है वो जनरेट करी जाएंगी। बेसिकली कोस्ट लाइन पे आप किस तरीके से नजर रखते हैं उसके ऊपर पूरी बात करी जा रही है।
यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। 3 स्टेटमेंट दे रखे, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है द प्रोटोजोआ इज एनारोबिक और माइक्रोफिलिक इन नेचर सच दैट इट कैन सर्वाइव इन हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो जो प्रोटोजोआ होता है ये क्या है, माइक्रोफिलिक है नेचर के अंदर और ये हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन के अंदर सर्वाइव करता है, हो सकता है। अ माइक्रो एरोफिलिक एटमॉस्फेयर इज आइडियल फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन ग्रो अंडर रिड्यूस्ड ऑक्सीजन एंड इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स। तो माइक्रो एरोफिलिक एटमॉस्फेयर जो होता है वो एक आइडियल एटमॉस्फेयर होता है, किसके लिए, जहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ग्रो कर पाते हैं, अगर ऑक्सीजन कम है तब भी और वहां पे CO2 का लेवल है ज़्यादा है तब भी, हो सकता है। एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स आर दोज हु एग्जिस्ट इन एब्सेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन। तो एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, जो कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर भी एग्जिस्ट कर पाते हैं। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन क्यों बनाया गया, क्योंकि रिसेंटली जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU ने एक नई ड्रग को डेवलप किया है। एक्चुअली ड्रग मॉलिक्यूल्स हैं जिनको डेवलप किया है, किसके अगेंस्ट में, प्रोटोजोआ के अगेंस्ट में, एक पर्टिकुलर टाइप के प्रोटोजोआ के अगेंस्ट में ये जो है इसे डेवलप किया गया। प्रोटोजोआ क्या होता है, प्रोटोजोआ इज एनारोबिक या फिर माइक्रो एरोफिलिक नेचर के अंदर होता है, जिसका मतलब है दे कैन नॉट सर्वाइव इन हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन अगर ऑक्सीजन की होती है तो वहां पर ये सर्वाइव नहीं कर पाते। तो पहली स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, जहां पे ये कह रहा है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है तो ये सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल एक डाइकोटोमी दिखेगी इन पहली और तीसरी स्टेटमेंट के अंदर और पहली और दूसरी स्टेटमेंट के अंदर, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट भी यही कह रही है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, रिड्यूस ऑक्सीजन और हाई CO2 लेवल में ये जो है ग्रो कर सकते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी ठीक है। थर्ड, एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स आर दोज जो कि फ्री ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन में भी एग्जिस्ट करते हैं। मतलब यहाँ पर भी ये बताई जा रही है चीज़ कि ऑक्सीजन नहीं भी होगी तो भी आप एग्जिस्ट कर सकते हैं, और इसी वजह से जो पहली स्टेटमेंट है वो गलत हो जाती है, क्योंकि वो सेकंड और थर्ड के बिल्कुल अपोजिट है। तो कई बार आप देखेंगे कि वेरियस जो स्टेटमेंट्स होती हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर, वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही होती है, और वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है आपके लिए सही आंसर तक पहुंचने की, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट जो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं वो करेक्ट नहीं हो सकती, उसमें से कोई एक ही होगी, और वहां पर आप एलिमिनेशन मेथड को यूज करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि सेकंड थर्ड स्टेटमेंट ठीक है, पहली गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। 3 स्टेटमेंट दे रखी हैं, पिछले क्वेश्चन का ही एक्सटेंशन क्वेश्चन है ये। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, एमीबाइसिस इन्फेक्शन इज मोस्ट कॉमन इन टेम्परेट एरियाज। तो एमीबाइसिस जो पर्टिकुलर इन्फेक्शन होता है ये टेम्परेट एरियाज में ज्यादा प्रेवलेंट रहता है, हो सकता है। सेकंड स्टेटमेंट कहती है इट्स अ डिसीज कोज्ड बाय पैरासाइट एंटोमीबा हिस्टोलिटिका, हो सकता है। थर्ड, इट स्प्रेड्स थ्रू ड्रिंकिंग और ईटिंग अनकुक्ड फूड। अनकुक्ड फूड को खाने से या पीने से ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है हो सकती है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो डिस्कस करते हैं एमीबाइसिस के बारे में, बिकॉज पिछले क्वेश्चन में भी हमने इससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ी थी। प्रोटोजोआ जो था वो कहीं ना कहीं एंटीबाइसिस को जो कॉज कर रहा था। तो एमीबाइसिस जो है वो एक इन्फेक्शन है जो कि मोस्ट कॉमन है कहाँ पर, ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर। अब आप मुझे बताएंगे ट्रॉपिकल कंट्रीज कौन कौन सी होती है जहां पर एमीबाइसिस इन्फेक्शन जो है वो प्रेवलेंट होता है, हो सकता है। तो इट इज नॉट इन द टेम्परेट एरियाज, इट इज इन द ट्रॉपिकल एरियाज। ट्रॉपिकल एरियाज में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। इट इज अ डिसीज जो कि किस पैरासाइट से होती है, उसका नाम दिया है एंटोमीबा हिस्टोलिटिका, ये भी बिल्कुल ठीक है, जो पैरासाइट का नाम दिया गया है। अब बात करते हैं कि होती कैसे। बेसिकली ये स्प्रेड होती है अब जब आप अनकुक्ड फूड को खाते हैं या पीते हैं, तो अनकुक्ड फूड को खाने या पीने से ये प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपकी ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसमें क्रैम्पिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, लेकिन इसको एंटीबायोटिक से ठीक भी किया जा सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज रिसेंटली इशूड अ न्यू हेल्थ प्रोटोकॉल। अभी एक पर्टिकुलर स्टेट ने नया हेल्थ प्रोटोकॉल जो है वो लेके आया है, वो स्टेट कौन सा है, क्या वो सिक्किम है, मणिपुर है, असम है, मेघालय है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली मेघालय, सो डी इज द आंसर। मेघालय ने एक नया हेल्थ प्रोटोकॉल जो है वो उसको लेके आया है, और जिसमें उसने कहा है कि हम हर व्यक्ति को एसिम्टोमेटिक मानेंगे। एसिम्टोमेटिक का मतलब है कि उसको कोई भी कोविड-19 के सिम्टम्स नहीं है, मतलब उसको कोविड-19 नहीं है, बाय डिफॉल्ट हम ये मानेंगे। यूजुअली क्या होता है, सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई है कि हम हर किसी को एक, आप कह सकते हैं, शक की निगाह से देखते हैं कि कहीं कोई छींक भी देता है तो कहीं से कोविड तो नहीं है। तो यहाँ पर जो न्यू हेल्थ प्रोटोकॉल लेके आए उसके अंदर सबको एसिम्टोमेटिक माना जाएगा, क्योंकि उनको ऐसा लगता है दैट इट इज द बेस्ट वे टू प्रिवेंट द थ्रेट ऑफ कम्युनिटी ट्रांसमिशन। क्योंकि माइग्रेंट्स जो है वो काफ़ी सारे स्टेट से लौट कर आ रहे हैं, और अगर ये प्रोटोकॉल नहीं लाया जाएगा तो उन माइग्रेंट्स को बेसिकली जो एग्जिस्टिंग लोग हैं वो शक की निगाहों से देखेंगे कि ये बिकॉज ये वेरियस स्टेट से लौट के वापस आ रहे हैं तो हो सकता है डिसीज को अपने साथ लेके आ रहे हो। तो यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। अ रेयर एम्फीबियन मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग इज रिसेंटली स्पॉटेड इन। मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग जो है इसको रिसेंटली कहाँ पर स्पॉट किया गया,
क्या इसे अरुणाचल प्रदेश में स्पॉट किया गया, नागालैंड में, केरला में, वेस्ट बंगाल में? सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, तो आंसर आसान है, आपको पता है मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग है, तो चांसेस अच्छे खास है कि केरला में ही स्पॉट किया होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है आसपास के स्टेट पे भी स्पॉट कर लिया जाए कोई चीज़, बट बिकॉज यहाँ पे आसपास के स्टेट्स भी नहीं दिए गए, सो सी इज द करेक्ट आंसर। ये जो एम्फीबियन है बेसिकली इट इज एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट में ही मिलता है ये। तो एंडेमिक का मतलब आपको पता है कि जो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन में ही मिलते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे ये सदर्न इंडिया बनाता हूँ और यहाँ पे कहता हूँ दिस इज द वेस्टर्न घाट, तो ये जो पर्टिकुलर एंडेमिक फ्रॉग है तो ये या तो कर्नाटका वाले एरिया में मिल जाएगा, नीचे केरला में मिल जाएगा, तो इतना ही इसमें देखा जाएगा। इसी वजह से आप जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, वेस्ट बंगाल है इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। कलर में देखा जाए तो ग्रीन फ्रॉग होता है, बॉडी स्लेंडर होती है, वेब फीट होते हैं, और जो बॉडी पोजीशन होती है वो थोड़ी सी अनयूजुअल टाइप की होती है। कैमोफ्लेजिंग जो है वो भी ये कर सकता है ताकि जो भी इसके बेसिकली जो इसको शिकार करते हैं उनसे ये अपनी रक्षा कर सके। हाई ग्लाइडिंग एबिलिटीज़ होती है इसके अंदर, जो स्किन है इसकी काफ़ी लंबी फिंगर्स होती हैं इसकी, और जो दूरी ये तय करता है ग्लाइडिंग की वजह से वो भी इसी लंबी फिंगर्स की वजह से ज़्यादा हो जाती है। एक बार इसकी फोटो भी आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से दिखता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस्ड जेट जीरो प्लान। जेट जीरो प्लान जो है वो किस पर्टिकुलर कंट्री जो है वो ये लेके आई है? क्या स्पेन इसको लेके आया है, कनाडा, यूके, ब्राज़ील? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो जेट जीरो प्लान जो है ये जो है ब्रेन चाइल्ड यूके का है। इन्होंने एक जेट जीरो काउंसिल भी बनाई है जिसके अंदर इन्होंने वेरियस जो कंट्रीज़ हैं, यूके तो है ही, उसके अंदर यूके गवर्नमेंट है, और आसपास की लीडर कंट्रीज़ को भी ये साथ में लेके आए हैं। साथ में एविएशन सेक्टर जो है उसको भी इंक्लूड किया गया और एनवायरमेंटल ग्रुप्स को भी इंक्लूड किया गया। बेसिक पर्पस जो है जेट जीरो प्लान और जेट जीरो काउंसिल का कि एविएशन से जो भी बेसिकली गैसेस निकलती है, जो एमिशन होता है, उसको कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज करना है, और मोर स्पेसिफिक पर्पस ये है कि कार्बन फ्री ट्रांस एटलांटिक फ्लाइट्स होनी चाहिए। ट्रांस एटलांटिक फ्लाइट्स जो है वो कैसी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए कार्बन फ्री विद इन अ जनरेशन। ट्रांस एटलांटिक फ्लाइट वो होती हैं जो कि जब एयरक्राफ्ट जो है वो अटलांटिक ओशन को क्रॉस करके यूरोप से अफ्रीका जाता है, यूरोप से मिडल ईस्ट जाता है, नॉर्थ अमेरिका जाता है, या फिर सेंट्रल अमेरिका जाता है, साउथ अमेरिका जाता है, या वाइस वर्सा, तो उस पर्टिकुलर फ्लाइट को ट्रांस एटलांटिक फ्लाइट कहते हैं। वहाँ पर कार्बन फ्री करने की बात करी गई और इसको लेके ही जेट जीरो प्लान जो है वो लेके आया गया है, और जेट जीरो काउंसिल जो है उसको स्टार्ट किया गया है ताकि जो एविएशन सेक्टर से जो गैस एमिशन होता है उसको कम किया जा सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आरोग्य पथ के बारे में पूछा गया कि आरोग्य पथ के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। 3 स्टेटमेंट दे रखी है, वन बाय वन देखते हैं इसको। पहली कहती है इट विल प्रोवाइड रियल टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ क्रिटिकल हेल्थ केयर सप्लाईज फॉर मैन्युफैक्चरर्स, सप्लायर्स एंड कस्टमर्स। तो ये रियल टाइम बताएगा कि जो हेल्थ केयर की सप्लाईज, हेल्थ केयर के अंदर जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं मैन्युफैक्चरर्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स के पास अवेलेबल है कि नहीं है। इट्स अ CSIR, नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल। तो CSIR का नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल है, ये भी हो सकता है। इट्स एन इंटीग्रेटेड पब्लिक प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड्स सिंगल पॉइंट अवेलेबिलिटी ऑफ की हेल्थ केयर गुड्स सच एज मेडिकल इक्विपमेंट्स, ड्रग्स एंड अपैरल। तो बेसिकली मेडिकल इक्विपमेंट्स हो गए, ड्रग्स हो गए, इनकी सिंगल पॉइंट अवेलेबिलिटी जो है वो प्रोवाइड करी जाएगी रियल टाइम के अंदर। हेल्थ केयर की गुड्स जो अवेलेबल है कि नहीं है, सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, पहला और तीसरा पॉइंट अगर आप ध्यान से पढ़ें तो कुछ ना कुछ मिलता जुलता है। रियल टाइम अवेलेबिलिटी बताई जा रही है सप्लाईज की, किसकी? हेल्थ केयर सप्लाईज की, मैन्युफैक्चरर के लिए, सप्लायर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए, और इसमें मेडिकल इक्विपमेंट्स, ड्रग्स जो होंगी वो शामिल करी जाएंगी। ठीक है, तो पहली और तीसरी स्टेटमेंट की वजह से आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं पहली और तीसरी स्टेटमेंट आपकी ठीक होगी। और अगर इस तरीके से रियल टाइम बेसिस पे अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है तो कैसे कराई जाएगी? कोई ना कोई पोर्टल बनाया जाएगा डेफिनेटली। तो यहाँ पे ये जो सेकंड हाफ ऑफ द स्टेटमेंट है ये एक पोर्टल है, ये भी ठीक हो गई। बट अब आपको क्वेश्चन का आंसर करना है कि क्या ये CSIR का पोर्टल है? तो ये स्टेटमेंट जो हमारी ये भी करेक्ट है, इट्स CSIR, नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल। तीनों स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर हो जाएगा C। चलते हैं 9th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 जो है CSIR के बारे में पूछ रहा है, क्योंकि CSIR का ये जो पोर्टल था आरोग्य पथ उसके बारे में हमने बात करी। यहाँ पे पहली स्टेटमेंट कहती है इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सितंबर 1942 एज एन ऑटोनमस बॉडी। तो ये जो पर्टिकुलर CSIR ऑर्गेनाइजेशन है ये एक ऑटोनमस बॉडी 1942 में बनाई गई थी, मतलब इंडिपेंडेंस से भी पहले हो सकता है। इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये आती है। थर्ड स्टेटमेंट कहती है इट हैज गॉट सेकंड प्लेस इन द नेचर रैंकिंग इंडेक्स। नेचर रैंकिंग इंडेक्स के अंदर इसकी रैंकिंग क्या है? सेकंड रैंक है इसका, ये भी हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो CSIR के बारे में पहली स्टेटमेंट कहते हैं इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सितंबर 1942 एज एन ऑटोनमस बॉडी। यस, 1942 में इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था एज एन ऑटोनमस बॉडी। पहली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आती है, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी
ठीक है, आप बात करते हैं कि नेचर्स रैंकिंग के अंदर जो ये इंडेक्स बनाया गया था इसमें इसका कौन सा स्थान था। नेचर इंडेक्स आपको पता है एक रियल टाइम प्रॉक्सी के बारे में बताता है कि हाई क्वालिटी रिसर्च आउटपुट कहाँ से निकल रहे हैं। तो CSIR जो है इसने इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन जो थी उसको सिक्योर किया था। सो इट इज़ नॉट द सेकंड पोजीशन, क्योंकि क्वालिटी ऑफ रिसर्च इज सो हाई कि इसने टॉप किया था उस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर। हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी। आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज अबाउट CMAP। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड एट। तो ये पर्टिकुलर हेडक्वार्टर जो है CMAP का, ये कहाँ पे लोकेट करता है? क्या ये न्यू दिल्ली में है, लखनऊ में है, मुंबई में है, या फिर नन ऑफ द अबव? इन जगहों में से कहीं पर भी नहीं है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, तो CMAP दैट इज सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, इन्होंने रिसेंटली एक फोटोग्राफी कंपटीशन जो था किसके ऊपर, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स के ऊपर, इसको अनाउंस किया था और इस मैसेज को इन्होंने कन्वर्स किया था मेडिसिनल प्लांट्स के लिए। मतलब जो पूरा का पूरा फोकस रहेगा वो किस तरीके से मेडिसिनल प्लांट्स को कंजर्व किया जाए, पूरा का पूरा फोटोग्राफी का जो कॉम्पिटिशन रहेगा वो इसके ऊपर रहेगा कि आप कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं। थीम जो था वो था नो योर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। तो नो योर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, दिस वाज द थीम ऑफ दिस कंपटीशन। और ये जो पर्टिकुलर हेडक्वार्टर लोकेट करता है इट इज़ इन लखनऊ। तो बी हो जाएगा इसका आंसर। 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। विद इन 2 मिनट्स इसे क्विकली रिवाइज करेंगे, इसको मिस मत करिएगा। चलिए, सबसे पहले हमने IOC के बारे में देखा था। इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, 1984 में बनाई गई थी। मेडागास्कर इसके अंदर आता है और चाइना इज एन ऑब्जर्वर ऑफ IOC। इंडिया भी इसका एक ऑब्जर्वर है जस्ट लाइक जापान। कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, कौन कौन से आइलैंड्स आती हैं? तो इसमें सेशल्स है, मॉरिशस है, यूनियन है और मेडागास्कर है और साथ में ही कोमोरोस है। देन इसके बाद हमने देखा था IFC फॉर IOR के बारे में। बेसिकली सारे रेडार्स को लिंक करने का काम करती है। 7500 किलोमीटर जो इसकी कॉस्ट लाइन है हमारी कंट्री की, उसको भी ये कवर करेगी। और साथ में ही इंडिया जो है वो प्लान कर रहा है कि एक LO जो है उसको डेप्यूट कर दिया जाए, और जो फ्रांस है उसने ऑलरेडी ऐसा कर दिया है। तो इसके बाद हमने डिस्कशन किया था माइक्रो एरोफिलिक के बारे में, प्रोटोजोआ के बारे में बात करी गई थी। बेसिकली ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है इसे ज़्यादा, और CO2 हाई होने पर भी ये एग्जिस्ट कर सकता है, ये हमने पढ़ा था। और इससे रिलेटेड डिसीज़ के बारे में क्वेश्चन देखा था, जिसमें एमीबाइसिस के बारे में देखा था। इन्फेक्शन ट्रॉपिकल कंट्रीज में ज़्यादा होता है, ट्रॉपिकल रीजन्स में, उनके नाम आप मेरे को बताने वाले हैं। पैरासाइट का नाम था एंटोमीबा हिस्टोलिटिका, उसकी वजह से होता है अनकुक्ड फूड खाने की वजह से। देन हमने देखा था न्यू हेल्थ प्रोटोकॉल कौन लेके आया, मेघालय लेके आया, बिकॉज काफ़ी सारे जो आप कह सकते हैं माइग्रेंट्स है वो रिटर्न कर रहे हैं टू द स्टेट, और वहाँ पे उनको कहीं ना कहीं कुछ प्रेजुडिसेस का सामना करना पड़ सकता है। इसी वजह से ये प्रोटोकॉल जो है काफ़ी उनकी हेल्प करेगा। देन हमने मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग के बारे में देखा था। एंडेमिक इन नेचर है, तो केरला में ही मिलता है, वेस्टर्न घाट के अंदर। ग्रीन फ्रॉग है, सिलेंडर बॉडी होती है इनकी, और कैमोफ्लाजिंग भी ये कर सकते हैं। देन जेट जीरो प्लान, जेट जीरो काउंसिल के बारे में देखा था। UK का बेसिकली मिशन है, और इसमें ट्रांस अटलांटिक फ्लाइट्स जो होती हैं उनको कार्बन फ्री बनाने की बात करी गई है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखा था आरोग्य पथ के बारे में। बेसिकली रियल टाइम इन्फॉर्मेशन पोर्टल के ऊपर प्रोवाइड करी जाएगी कंसर्निंग मेडिकल इक्विपमेंट्स, ड्रग एंड अपैरल। CSIR का ये एक पोर्टल है। CSIR जो बॉडी 1942 में बनाई गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आती है, और फर्स्ट इसका रैंक है नेचर रैंकिंग इंडेक्स में, जो कि क्वालिटी ऑफ रिसर्च के बारे में बात करता है। CMAP के बारे में देखा था, लखनऊ के अंदर इसका हेडक्वार्टर लोकेट करता है, और इन्होंने अभी एक फोटोग्राफी के ऊपर कॉम्पिटिशन अनाउंस किया है जिसमें कंजर्वेशन के ऊपर बेसिकली बात करी जाएगी। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। जो फ्री मॉक टेस्ट है उसको यहाँ पे नीचे लिंक जो दिया गया है उसको यूज़ करके अटेम्प्ट कर लीजिएगा। अपने जो कमेंट सेक्शन है उसमें मार्क्स जरूर लिख दीजिएगा। अगर अपर 2 ब्रैकेट्स में मार्क्स हैं देन कांग्रेचुलेशंस, यू आर इन द सेफ जोन। नीचे के ब्रैकेट में अगर मार्क्स हैं देन डेफिनेटली आप एप्लीकेशन के ऊपर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस को, या फिर जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको भी आप रिवाइज कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है तो टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं और रिड्रेस करा सकते हैं। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर